Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So today in this session we are going to discuss the MCQs of Simple Harmonic Motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिटेल में स्टडी किया था, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके MCQs जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। और आज का जो हमारे सेशन का लेवल रहने वाला है दैट इज़ नॉट मॉडरेट और इजी, इट विल बी द हाई वन। थोड़ा सा सेशन टफ रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल वैसा ही रहेगा जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, इधर रिलेटेड टू इट्स एनर्जी, है ना, एनर्जी क्या होती है एसएचएम की, या फिर सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके वेरियस एग्जांपल्स, उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस बनती हैं, सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ए ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद डिस्प्लेसमेंट एक्स इज। आप लोगों ने क्या बताना है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो उसमें एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरी कर रही है। क्या उसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, या फिर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या फिर ये एक पैराबोलिक सा ग्राफ होगा। ये होगा स्ट्रेट लाइन बट इन दिस डायरेक्शन। व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइट आंसर। हमारे पास चार ऑप्शन है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसे वेरी करेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखो, मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, पहले तो वो इक्वेशन सोचो और उसके बेसिस पे ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा वेरिएशन रहने वाला है एक्सेलरेशन ए का पार्टिकल के साथ जो डिस्प्लेसमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है वो कैसा रहेगा। देखिए, यू नो दैट फॉर एस एच एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। एस एच एम के लिए ए जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन नेगेटिव ऑफ। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर बॉडी को आप डिस्प्लेस इधर करोगे एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगी, और बॉडी को अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन इधर लगेगी। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू दी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन माइनस, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो जो ग्राफ रहने वाला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से पता लगता है ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से ये पता लगता है जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब माइनस है, माइनस मतलब अगर आप एक्सेलरेशन को माइनस, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, अपोजिट आएगा। तो अब इस ग्राफ को देखो जरा, सेकेंड वाले को, जब आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, अपसाइड आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। तो जो हमारा ग्राफ रहने वाला है वो क्या, कौन सा रहने वाला है, सेकंड रहने वाला है। हमारा ग्राफ का आंसर कौन सा होगा, सेकंड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला होगा। और साथ में माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो है वो है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इन सेम डायरेक्शन हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। इफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी। मेरे पास एक पार्टिकल है जो विच इज सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके दो तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन कराए गए, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब दोनों बार जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कराया दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ रहा है, मान लो ए नेट जो आ रहा है वो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट इंडिविजुअल मोशन है। अब इंडिविजुअल मोशन का मान लो एम्पलीट्यूड ए था, तो जो रिजल्टिंग मोशन का एम्पलीट्यूड है वो भी क्या है, ए ही है। फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, आपको फाई निकालना है। क्या वो पाई बाय 3 होगा,
2π/3 होगा, π/6 होगा या π/2 होगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इसका आंसर नहीं दे सकते, वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल। और ये वही बच्चा निकाल सकता है जिसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन कुछ दिमाग में आ रहा हो, वहाँ से अगर आप सोचो तो इफ़ यू विल लिंक दैट टॉपिक विद दिस वन ना, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार सोच के देखो, यहाँ पे हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, एम्पलीट्यूड सेम है, रिजल्टिंग का जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है, फेज डिफरेंस निकालना है। नाउ जो रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, अगर मान लो दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है, √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा, ऐसे दिया जाता है। तो सिमिलरली ए नेट कैसे दिया जाएगा, √a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई, मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई है, सो 2a1 a2 cos फाई, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a1 भी a के इक्वल है, a2 भी a के इक्वल है, और a नेट भी a के इक्वल है, तो a इज इक्वल्स टू √a² + a² + 2 × a विल बी a² cos फाई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, सो a² इज इक्वल्स टू a² + a² इज 2a² + 2a² cos फाई, 2a² कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 + cos फाई, 1 + cos फाई इज, ये मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो हम जानते हैं, दैट इज 2 cos² φ/2, ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं फॉर्मूला। तो जो आपका a² है, फाइनली ये जो आपका a² है वो किसके इक्वल आ गया, 2a² 2 cos² φ/2, 2 नहीं 4 है ना, देखो जो आपका a² है दैट बिकम इक्वल्स टू 4a² cos² φ/2, टेक एलसीएम, सॉरी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a cos φ/2, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू cos φ/2, cos φ/2 1/2 कब होता है, cos φ/2 की वैल्यू 1/2 के इक्वल कब होती है, cos 60 पे, cos 60 इज 1/2, सो यहाँ से cos 60 इज इक्वल्स टू cos φ/2, cos से cos कैंसिल, φ/2 आ गया 60 के इक्वल, और फाई आ गया आपका 120 के इक्वल, और 120 क्या होता है 2π/3, इफ़ यू ऑल रिमेंबर 120 डिग्रीज 2π/3, कन्वर्ट कर सकते हो π/180 से मल्टीप्लाई करके, यू कैन कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस ना, है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं हम ये चीज़, हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। तो अगर आपका एंगल डिग्रीज में आया तो यू कैन कन्वर्ट इनटू, अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद रहता कि क्या π/6 है क्या π/3 है, जस्ट मल्टीप्लाई योर डिग्रीज एंगल विद π/180, यू विल गेट योर रिजल्ट, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। सो इट वॉज नॉट एज सिंपल कि हम डायरेक्टली देखते ही आंसर दे देंगे, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था, और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए था कि जो रिजल्टेंट है वो निकालते कैसे, हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए रिजल्टेंट का, अगर मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता तो आई वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट, सो है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द मोशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल्स टू a sin ωt प्लस a cos ωt, ठीक है। मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल की वो कैसे दी जाती है, a sin ωt प्लस a cos ωt से दी जाती है। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को देख के क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, क्या कह सकते हो, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कह सकते हैं। फर्स्ट है द मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, मोशन ऑसिलेटरी है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। मोशन इज SHM विद एन एम्पलीट्यूड a √2, मोशन इज SHM विद एन एम्पलीट्यूड √2, द मोशन इज SHM विद एन एम्पलीट्यूड a। इन 4 ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहली बात तो हमेशा ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर द थिंग दैट, कि अगर मेरे पास 2 हार्मोनिक मोशन है ना तो उनका जो सम होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हार्मोनिक। और अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख रही है ना, a sin ωt a cos ωt, है ना, और sin ωt अलग से एक हार्मोनिक फंक्शन है, a cos ωt अलग से एक हार्मोनिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो ऐड करके भी हार्मोनिक ही आएगा। तो ये जो आपको गिवन है ना ये पूरी इक्वेशन दैट अगेन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही आप लोगों को गलत कर देना चाहिए, दैट मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। मोशन SHM है भाई,
दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन भी हर सिंपल हार्मोनिक ही होता है। तो ऑप्शन ए तो जस्ट बाय हैविंग अ लुक यू शुड कैंसल, कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए तो मेरा आंसर होना ही नहीं चाहिए। अब बात आती है कि मोशन एसएचएम है, ठीक है, अब हमें इसका एम्पलीट्यूड बताना है कितना होगा, है ना। अब हमें इसका एम्पलीट्यूड बताना है कितना होगा, क्या वो a√2 होगा या √2 होगा या a होगा, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगेन अगेन ये इतना सिंपल नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली ही बता दें, वी विल हैव टू सॉल्व अगेन। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार बहुत से पेपर्स में पहले पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। टेक ए कॉमन, आप √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से ही डिवाइड कर दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम मैथ्स में भी करते हैं, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ध्यान है तो हम मैथ्स में भी करते हैं, जब हम साइन का पूरा फॉर्मूला बना देते हैं। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन π/2, इसको मैं लिख सकती हूँ cos π/2, या फिर आप ऐसा करो, इसको मैं लिख सकती हूँ cos π/2 π/4, सॉरी π/2 नहीं, और यहाँ पे इसको sin π/4, तो ये हो जाएगा a√2 sin cos π/4 sin ओमेगा t प्लस, क्योंकि 1/√2 इज sin 45 डिग्रीज ऑल्सो 1/√2 एंड cos 45 डिग्रीज ऑल्सो 1/√2, तो sin π/4 cos ओमेगा t, तो sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a√2 दिस इज sin a प्लस b, है ना, तो π/4 प्लस ओमेगा t। अब ध्यान से देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, कितना हो गया इसका एम्पलीट्यूड, a√2 हुआ या नहीं हुआ। तो यस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, आप देख सकते हो अभी भी साइन की डिपेंडेंस है, मोशन सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a√2 है। तो यही बात मैं आपको पहले ही बोल रही थी स्टार्टिंग में कि दो जब हार्मोनिक मोशंस को ऐड किया जाता है तो द रिजल्टेंट मोशन इज ऑल्सो हार्मोनिक। तो पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना कि ये हार्मोनिक ही नहीं है, इस चीज को तो आपको देखते ही इग्नोर कर देना है कि दिस कुड नॉट बी आवर आंसर, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड ए है, द डिस्टेंस मूव्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ टाइम टी इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड आर। आपने बताना है, देखो मेरे पास एक पार्टिकल है, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड ए है तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी है, ए है। डिस्टेंस मूव्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द टाइम इक्वल्स टू टाइम पीरियड, जब टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा तब आपको डिस्टेंस बताना है कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा। क्या वो 2a होगा, डिस्टेंस a होगा, डिस्प्लेसमेंट 4a होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा 0, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर a, या फिर डिस्टेंस इज 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2a। आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन विच डू यू थिंक इज द करेक्ट वन। देखिए पहले तो टाइम पीरियड का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब समझते हो ना, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होता है। अगर मैं सिंपल एक स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल लूँ कि मेरे पास ये एक मास है विच इज़ अटैच टू अ स्प्रिंग और मैंने इसको ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो जब मैंने इसको ऐसे खींचा और ये छोड़ दिया, फिर ये यहाँ आया, फिर ऐसे ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ वापस आने तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फ्रॉम द मीन पोजीशन मैक्सिमम तक गया, मैक्सिमम से वापस आया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ तक जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वो क्या है, टाइम पीरियड है। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस होता है या शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो यहाँ से मीन देखो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम, है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है, बाद वाला डिस्प्लेसमेंट का है ना।
और डिस्प्ले जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the equations of displacement of two particles making SHM are represented by y is equals to a sin omega t plus phi and y2 is equals to a cos omega t. The phase difference between their velocities of the two particles. दो पार्टिकल्स हैं, एक की डिस्प्लेसमेंट ऐसे दी जाती है, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट ऐसे दी जाती है। आपको दोनों की वेलोसिटीज के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना वो बताना है कितना है। वेलोसिटीज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बताना है कितना है। क्या वो π/2 + फाई है, या वो -फाई है, या वो फाई है, या फाई माइनस π/2 है। अगेन दिस इज नॉट एज सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्टली हम आंसर कर पाएंगे, है ना। इतना सिंपल अगेन ये क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। पहले तो मुझे पहली बात तो ये देखो, पहले तो मुझे क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और पूछा फेज डिफरेंस किसका है, वेलोसिटी का है। तो पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगी। एंड यू नो दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या dy/dt, है ना, ऐसे ही बोलते हो। तो अगर मुझे v1 निकालना हो, दैट विल बी dy1/dt। तो a साइन का डेरिवेटिव विल बी कॉस, है ना, और यहाँ से ओमेगा आगे आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी v1। एंड इफ आई टॉक अबाउट v2 क्या होगा, -a कॉस का डेरिवेटिव इज साइन, माइनस साइन ना, ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो एंगल डिफरेंस निकालने का मतलब ही नहीं बनता। पहले तो मुझे या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर दोनों को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आई विल बी एबल टू कंपेयर, अदरवाइज मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, या इसको कॉस में कर लेते हैं क्योंकि माइनस कंज्यूम हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ए कॉस या साइन पाई प्लस ओमेगा टी। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है और पाई में नो चेंज, ऐसे ही करते हैं। दीज थिंग्स वी स्टडी इन मैथ्स ना, कि साइन पाई प्लस थीटा, पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज आएगा, और पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, इसको भी साइन में कर लो, ओमेगा ए साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन π/2 थीटा इज अगेन ये कॉस बन जाएगा ना, ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अब कंपेयर करो, यहाँ भी ओमेगा है साइन साइन। अब कंपेयर करो दोनों का फेज डिफरेंस, π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई माइनस ओमेगा टी विल कैंसिल, ओमेगा टी, π/2 माइनस पाई इज माइनस π/2, तो फाई माइनस π/2 विल बी आंसर। पाई माइनस π/2 विल बी योर आंसर। होपफुली सबको ये क्लियर होगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 4। ऐसे ही कोई आपसे यहाँ पे एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस भी पूछ सकता है। एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, जैसे इसका निकाला है, वेलोसिटी का कैसे निकाला है, पहले आपने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लिया ना, एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटीज के डेरिवेटिव ले लेना एंड देन फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, है ना। किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना हमसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकता है, मुझे इसका आंसर बताना। कौन सा मोशन डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। डैम्प्ड का मतलब क्या होता है कि जो ऑसिलेशंस हैं दे आर डाइंग आउट विद टाइम, मतलब ऑसिलेशन खत्म होती जा रही है, ऑसिलेशंस आर डाइंग आउट विद टाइम। कौन सा ऐसा हमारा मोशन है जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को दिखाता है। देखिए
देखो 1 तो है ही, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन डाई आउट कर रही है टाइम के साथ, तो 1 तो है ही। यहाँ डाई आउट नहीं कर रही, यहाँ कांस्टेंट रह रही है, यहाँ भी खत्म हो रही है, तो 4 भी है। तो दोनों फर्स्ट और फोर्थ में आपको दिख रहा है कि जो हमारी ऑसिलेशंस हैं दे आर डाइंग आउट विद टाइम, वो खत्म होती जा रही हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और अनडैम्प्ड कौन सा रहेगा हमारा? जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पे अनडैम्प्ड है, फर्स्ट और फोर्थ क्या है? सेकंड और थर्ड अनडैम्प्ड है, फर्स्ट और फोर्थ डैम्प्ड है, एंड 4 भी आएगा यहाँ। नेक्स्ट, मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन यू शेप ट्यूब। ये हमने यू शेप ट्यूब का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किया था, अगर आप लोगों को ध्यान है तो उसके बेसिस पे यू कैन आंसर इट वेरी इजीली। अगर मेरे पास एक यू शेप ट्यूब है और उसमें एक लिक्विड रखा हुआ है ना, और मैं यहाँ से मान लो एयर ब्लो कर रही हूँ, तो ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम दिखाएगा। तो इसका जो पीरियड ये जो मोशन है ये पीरियोडिक है, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक आएगा, बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये नॉन पीरियोडिक है। सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए ये जो मोशन है पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक है और इसका जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है डेंसिटी के, सिंपल हार्मोनिक है और इसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। क्या ऑप्शन रहेगा, क्या आंसर आएगा इसका? हाँ जी, देखिए ये तो हमें पता है कि जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक तो है ही, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ये सिंपल हार्मोनिक का एक केस है ये, है ना, तो ये सिंपल हार्मोनिक तो है ही। अब बात ये रहेगी कि वो डिपेंडेंट है डेंसिटी पे टाइम पीरियड या इंडिपेंडेंट है। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, दैट 2π√h/g। h क्या है? वो हाइट है जहाँ तक आपका लिक्विड जो कॉलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो h वो हाइट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ डेंसिटी कहीं पे भी नहीं आ रही, फॉर्मूला में कहीं पे भी डेंसिटी नहीं आ रही, तो सिंपल हार्मोनिक रहेगा मोशन। और जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है डेंसिटी के, क्योंकि कहीं पे भी आपको फॉर्मूला में डेंसिटी वर्ड नहीं दिख रहा। मतलब आप चाहे केरोसिन लो, आप चाहे ऑयल लो, वाटर लो, जूस लो, या कुछ भी लो, डेंसिटी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, जो ऑसिलेशन रहेगा वो सेम रहेगा, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा। ओके, सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये। तो जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव वन, पर इतना कैलकुलेटिव नहीं है जितने हमने पहले किए हैं, ये थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल एसएचएम शो कर रहा है, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है ना दैट इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का वो कितना है? पाई सेकेंड्स, ये एस क्या है? सेकेंड, π/2 सेकेंड, 2π सेकेंड, या π/t सेकेंड, मतलब π/2 सेकेंड, 2π सेकेंड्स, या π/t सेकेंड्स। क्या आंसर आएगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा? एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 30 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम उसकी 60 है। जिसको फॉर्मूलाज पता है ना, डायरेक्ट सॉल्व होगा ये क्वेश्चन विद इन, मतलब 30 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता है तो यू विल बी एबल टू डू दिस। तो भाई मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 30, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 60। एक्स होता है ना, यहाँ पे वैसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होती है ना वो दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी? जब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, है ना, और माइनस साइन मैंने एक्सक्लूड कर लिया, मैं पॉजिटिव साइन लेके चल रही हूँ। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, ए से ए कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल,
1/2 इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल आ गया, 2 के। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो 2 पाई/टी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई/टी इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, टी को ऊपर ले गए तो टी कितना आ गया, पाई सेकेंड्स। कितना आ गया, पाई सेकेंड्स। सी हाउ सिंपल दिस क्वेश्चन वॉज। बस ये था कि जिसको फॉर्मूलाज आते हुए थे ना, उसके लिए कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो वो मोशन पीरियोडिक है, वो सिंपल हार्मोनिक है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक। आपको बताना है जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो वो क्या एक पीरियोडिक मोशन है, या वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, या पीरियोडिक है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक मोशन है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो भाई इसका आंसर हमारा सी रहेगा कि पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक में टू एंड फ्रो, क्योंकि मोशन शुड बी ऑसिलेटरी ऑल्सो ना, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी है, पीरियोडिक है। ठीक है, अर्थ रोटेट करेगी बार बार सेम टाइम पे अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, है ना, क्योंकि बार बार मोशन रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक तो है, पर सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। नेक्स्ट, displacement versus time graph for a particle executing SHM is shown। यह डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिखाया हुआ है एक पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो फेज है वो सेम है। द फेज ऑफ ऑसिलेटर सेम है t इक्वल्स टू 2 पे और t इक्वल्स टू 6 पे सेम फेज है। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 7 पे सेम फेज है। t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 5 पे सेम फेज है। सेम फेज कब दिख रहा है, मतलब वो सेम स्टेट में है। ये जो आपको गिवन है ना, इन चारों में से ध्यान से देखो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें आपको ऑसिलेटर सेम स्टेट में दिख रहा है। मतलब अगर ऑसिलेटर ऊपर जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो 1 सेकेंड पे अगर इधर जा रहा है तो अगले सेकेंड पे भी उधर ही जा रहा है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ग्राफ में देखो ध्यान से। बहुत इजी है और 1 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है हमारा। More than one option can be correct in this one. Okay, तो देखिए यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे ये डाउनवर्ड मैक्सिमम पे है। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब ध्यान से एक और ऑप्शन देखो कि और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे फेज आपको सेम दिख रही है। यू विल फाइंड कि जो फेज है वो सेम है। अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे देखिए, यहाँ पे ऑसिलेटर ऐसे नीचे जा रहा है, यहाँ पे तो नीचे ही जा रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। दो ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। सी नहीं, डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 एंड 7 वाला तो करेक्ट है ही नहीं, 1 पे नीचे जा रहा है 7 पे ऊपर जा रहा है, तो बी एंड डी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम एग्जिबिटिंग SHM मस्ट पोजेस। एक सिस्टम है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए ही चाहिए, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया बोथ, ओनली इलास्टिसिटी, ओनली इनर्शिया, नथिंग। एक सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके पास इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों होने चाहिए, या सिर्फ इलास्टिसिटी होनी चाहिए, या सिर्फ इनर्शिया होना चाहिए, या कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट शो करेगा ही करेगा।
हाँ जी। अ सिस्टम एग्जिबिटिंग एसएचएम मस्ट पोजेस। देखो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है ना, तो उसके पास इलास्टिसिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और उसके पास इनर्शिया होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो रेजिस्ट करेगा ना, और आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों ही कंपलसरी चीज़ें हैं जो एक बॉडी के पास होनी चाहिए अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। Next is the graph plotted between velocity and displacement from the mean position of particle executing SHM is। आपको ग्राफ बताना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो मैं ग्राफ बनाऊंगी वो कैसा होगा? क्या वो एक एलिप्स होगा, या वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, या वो एक सर्कल होगा, या फिर वो एक पैराबोला होगा? अगेन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ओनली देन हमें आंसर समझ आएगा कि जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होगा, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कैसा। पहले तो अपनी नोटबुक्स में सभी बच्चों आप लोग ना वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम? अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पे a आपका एम्पलीट्यूड है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है। स्क्वायरिंग कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको इधर ले आओ, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। सो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन लग रही है आपको? ये आपको किसकी इक्वेशन लग रही है? यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो ये ऐसा कुछ होता है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन होती है? ये एक एलिप्स की इक्वेशन होती है ना, होती है। और अगर आपका ए और बी सेम हो, अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कैंसिल ना करूँ तो और इसको यहीं रहने दूँ, तो ए और बी अगर सेम हो तो ये क्या बन जाता है हमारा? सर्कल बन जाता है ना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है ना वो सर्कल होती है। इक्वेशन क्या होती है? सर्कल होती है। क्लियर? इक्वेशन कैसी होती है? सर्कल। सो ऑप्शन नंबर सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे वैसे सी आएगा, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स। फिर ये ओमेगा कैंसिल हो रहा था ना, तो इसीलिए हम इसको एलिप्स कंसिडर करेंगे, ए को करना। ठीक, क्लियर? जनरली इक्वेशन सर्कल जैसी होती है, पर यहाँ ओमेगा कैंसिल हो रहा है, तो वी विल गो विद एलिप्स। अब यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में बहुत आते हैं, असर्शन और रीजन वाले, कि असर्शन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है, या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो लेट अस रीड आउट व्हाट इज असर्शन। असर्शन क्या है? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम कम्स टू रेस्ट एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशंस पे रेस्ट पे आ जाता है। रीजन क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। जो रिजल्टेंट फोर्स है पार्टिकल के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशंस पे जीरो हो जाता है, इसीलिए वो रेस्ट पे आ जाता है, ऐसा वो कह रहा है ऑप्शन में हमें। तो आपको क्या लगता है कि ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट? व्हाट डू यू फील? कि देखो हमें कह रहा है, वो पहले एजर्शन में उसने बोला कि पार्टिकल जो है ना जब एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रेस्ट पे आ जाता है। पहली बात तो उसने ये बोली। फिर रीजन में वो ये बोल रहा है कि वो रेस्ट पे इसलिए आ जाता है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स जीरो हो जाता है। तो दोनों ही बातें सही हैं या दोनों ही बातें गलत हैं, या ए ठीक है आर इनकरेक्ट है, या फिर ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट?
देखो हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर मैं SHM का एग्जाम्पल लूँ, एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगेन, तो अगर मैं इसको सोचूं कि ये मैक्सिमम पोजीशन पे जब जा रहा है, मान लो ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है ना, एम्पलीट्यूड ये है, दिस इज मैक्सिमम पोजीशन, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पोजीशन पे ये रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे नहीं आएगा फिर तो ये और उधर चला जाएगा, है ना, रेस्ट पे तो आना ही पड़ेगा तभी तो वापिस आएगा ना। तो ये बात तो ठीक है कि एक्सट्रीम पोजिशंस पे SHM में द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, दिस पॉइंट इज करेक्ट, मतलब एजर्शन वाली बात तो ठीक है। अब ये बोल रहा है रीजन में कि रीजन इसका ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, इसीलिए वो रेस्ट पे आता है। पर रिजल्टेंट फोर्स तो कभी 0 होता ही नहीं ड्यूरिंग ऑसिलेटरी या SHM मोशन, हमेशा फोर्स या एक्सेलरेशन लग रहा होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बात मैंने आपको समझाई थी जब भी मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा था यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है जो बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा होता है ना, ये बात मैंने आप लोगों को बोली थी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही 0 हो गया तो बॉडी वहीं रुक जाएगी, बॉडी वापस नहीं आएगी मीन पोजीशन की तरफ। तो कोई फोर्स तो है ना जो उसको वापस लेके आ रहा है ना। तो ए जो है वो बिल्कुल ठीक है और आर जो है दैट इज इनकरेक्ट। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ए करेक्ट है और आर क्या है, इनकरेक्ट है। Let us now move on to the next question. Which of the following is true about mechanical energy of SHM? Mechanical energy of SHM के बारे में कौन सी बात ठीक है? It is never zero. It can be zero. It is zero at extreme positions. It is zero at mean position. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या बात आप कह सकते हैं? ये कभी ज़ीरो नहीं होती, वो ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है या ज़ीरो मीन पोजीशन पे होती है। पहली बात तो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन याद करना और उसके बाद आंसर देना, है ना। यू नो दैट मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब कहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, और कहीं पे अगर पोटेंशियल 0 हो जाएगी तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। बट इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ टोटल एनर्जी ही बनेगी ना, और तो कोई टाइप ऑफ एनर्जी है ही नहीं। और टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो तो कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो इट कैन नेवर बी 0, इट इज़ नेवर एवर 0, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ टोटल एनर्जी को कोरस्पॉन्ड करेगी, और टोटल एनर्जी तो 0 हो ही नहीं सकती ना, है ना। काइनेटिक 0 हो सकती है एक पॉइंट पे, पोटेंशियल 0 हो सकती है एक पॉइंट पे, लेकिन अगर काइनेटिक 0 होगी किसी पॉइंट पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम भी तो होगी ना, है ना। तो इनका सम तो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, एंड इट इज़ नेवर गोइंग टू बी 0। तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 100 जूल। टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की वो 100 जूल है एट अ डिस्टेंस 0.707 टाइम्स ए फ्रॉम द मीन पोजीशन। इतने डिस्टेंस मतलब एम्पलीट्यूड के 0.707 डिस्टेंस दूर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 50, 100, 12.5, 25, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी गिवन है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन टू यू and you need to tell the kinetic energy। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv² और v का फॉर्मूला होता है हमारे पास ω² a² माइनस x²। सो हाफ m ω² a² माइनस हाफ m ω² x²। मैंने हाफ m ω² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ m ω² a² ये तो टोटल एनर्जी होती है, तो इसकी जगह तो मैं डायरेक्टली 100 जूल लिख सकती हूँ, माइनस हाफ m ω²। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0.707 टाइम्स a हो गया है ना। 0.707 1/√2 होता है, तो 1/√2 टाइम्स a हो गया।
तो यहाँ पे पुट करके देखो 1/√2 टाइम्स ए, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर होगा 100 माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो अगेन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या होगा टोटल एनर्जी कितनी है 100, 100/2 कितना हो जाएगा 50, तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50 जूल। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है ए। व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। When a displacement of particle is half, the particle executing SHM is half of its amplitude. जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आधी हो जाए एम्पलीट्यूड से, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी इज, डिस्प्लेसमेंट अगर हाफ हो जाए एम्पलीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के हमारा आंसर ये निकल जाएगा। इसमें हमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं लिख दूंगी ए स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर कर दिया ना, और यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स को मैं क्या लिख दूंगी ए स्क्वायर बाय 4 लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर बाय 4 ही लिखेंगे ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे 3a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 विल कैंसिल ए स्क्वायर बाय 4, तो 3:1। आंसर क्या आ जाएगा 3:1। ईजी था ये तो। अगेन आपको फॉर्मूलाज आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में पूछे भी जाते हैं, तो इनके फॉर्मूलाज तो हमें वैसे भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट, if the maximum velocity and acceleration of particle executing SHM are equal in magnitude, मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है, तो टाइम पीरियड कितना होगा। अभी पीछे कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूलाज बताया। अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद है तो बस उनको इक्वेट ही तो करना। उसने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए, तो यहाँ से ये कैंसिल, ओमेगा आ गया 1 है ना, तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 1, तो टी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, पाई कितना 3.14, तो 6.28 सेकेंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगेन फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, है ना, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। A simple pendulum oscillates in air with time period t and amplitude a. As the time passes, time period remains same, a increases, time period remains same, a decreases, time increases, a remains same, both a and t decreases. सिंपल पेंडुलम जब हवा में ऑसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड अगर t है और एम्पलीट्यूड a है, तो विद टाइम क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो क्या होगा, t सेम रहेगा, a बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, a कम हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, a सेम रहेगा, या दोनों ही कम हो जाएंगे टाइम के साथ। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखो जब आपका टाइम पीरियड हवा में ऑसिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली टाइम के साथ एम्पलीट्यूड तो कम होगा, क्यों, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर उसने बोला था वैक्यूम में ऑसिलेट कर रहा है, तो वैक्यूम में तो कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं, तो एम्पलीट्यूड पे तो फर्क पड़ना ही नहीं था, तो एम्पलीट्यूड ए का ए रहता, कभी रुकता ही ना वो पेंडुलम। लेकिन अगर हवा में रखा गया है तो हवा अपना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी और आपका पेंडुलम अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज ही करेगा। वो ऑप्शन जिसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है या एम्पलीट्यूड सेम रह रहा है, वो तो हमें एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी और ए तो ख़त्म ही हो गया। अब टाइम पीरियड सेम रहता है या डिक्रीज करता है, देखो टाइम पीरियड डिपेंड करता है इस पे। जब एल नहीं चेंज कर रहा, जी नहीं चेंज कर रहा, तो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, लेकिन जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, यू ऑल नीड टू रिप्लाई। ठीक है, एक मास स्प्रिंग मास सिस्टम है, ऑसिलेट कर रहा है, पीरियड टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई होप सभी इसको रिप्लाई करेंगे विद एन एक्सप्लेनेशन। सो आज के सेशन को यही ख़त्म करते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन द चैनल फॉर फ्री कंटेंट। सो थैंक यू सो मच।